हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी की जो सीरीज है हमने जो शुरू कर रखी है उसमें मैंने लगभग 9 या 10 पेपर आपको जो प्रीवियस ईयर है वो करवाए हैं। और कुछ बच्चे जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप टीजीटी का करवा दीजिए। तो मैंने टीजीटी के भी साथ के साथ ही करवा रही हूँ। मैं सब लेवल के साथ ही जो एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर वो ले रहे हैं हम। मैंने 2023 के करवा दिए, 2023 का पीआरटी का बच्चा है, 22 का भी करवा दिए तीनों, और 21 के भी तीनों करवा दिए, 20 का टीजीटी का बच्चा है, और अभी 19 के करवा रहे हैं। तो मैं आज टीजीटी के ही करवा रही हूँ, एक जो 2020 का बच्चा है, और दो हो सकेगा तो आज 2019 का भी करेंगे सेकंड वीडियो में। इसमें हम टीजीटी 2020 का पेपर करेंगे। लगभग मैं 2017 तक के सभी लेवल के आपको करवाऊंगी, और आप उनको देखिए और आप उनके हिसाब से अपने जो कंसेप्ट है उसको बिल्ड कीजिए, और आप इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनवाई है जिसमें मैंने साइकोलॉजी 2017 से 2023 तक का जो लिखा हुआ है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे हमारा 2020 का जो टीजीटी का पेपर रह गया था, ये मेरे पास नहीं था। अभी मैंने इसको नेट से लिया है, उस दिन नेट से नहीं मिल रहा था मुझे। तो ये टीजीटी का रहेगा, हम इसकी साइकोलॉजी कवर करेंगे लेवल 2 का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने जो इसका जो 2020 का पीजीटी और पीआरटी दोनों करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखे आप चैनल पे देखें। आज टीजीटी का करते हैं। तो चलिए, आपको तीनों लेवल के करने हैं क्योंकि सभी लेवल से रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम है। तो थॉर्नडाइक ने कितने 3 नियम प्रमुख नियम दिए हैं, जिनमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम तीनों प्रमुख रहेंगे। लेकिन इसने 5 नियम गौण नियम भी दिए हैं, जिसमें बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम, और एक जो रहेगा वो रहेगा मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नाम, बहु अनुक्रिया का नियम, और एक अनुक्रिया का नियम भी रहेगा। ये जो 4 या 5 सिद्धांत रहेंगे इसके गौण रहेंगे। आप उनको गौण को भी ध्यान रखना, कई बार उनमें से भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको अभ्यास करने, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य कण का नियम। ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, तो ये दिया था CH जड़ ने। ये एक अधिगम अंतरण का सिद्धांत भी है, और एक ये जो सामान्य कण का नियम ये स्किनर की थ्योरी में भी आता है, जो कि उसमें उद्दीपक से संबंधित जो उसने अनुबंध बताए थे उसमें उसमें उद्दीपक सामान्यीकरण बताया था उसने। उद्दीपक सामान्यीकरण था उसमें, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। लेकिन ये सामान्यीकरण का नियम किसने दिया है, CH जड़ के द्वारा दिया गया है। इसके तहत जो CH जड़ है वो मानते हैं कि हर एक बच्चा अपने हिसाब से कुछ नियम बना लेता है, और उसके हिसाब से क्या उसमें जो वो चीज़ें सीखता है उसके अंदर अधिगम का अंतरण होता है। नेक्स्ट है, स्वेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो स्वेगात्मक बुद्धि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैंने करवा दिया। तो स्वेगात्मक बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था मेयर ए स्लोवे ने, लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसको जाता है, डेनियल गोलमैन को। डेनियल गोलमैन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने के प्रयास पर आधारित है। तो यहाँ पे पूछा ऐसा कौन सा उपागम है जो बच्चों की अधिगम, जो अयोग्य बालक हैं उनके व्यवहार का विश्लेषण करता है और फिर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है। तो यहाँ पे मूल कारणों के जानने के प्रयास पर मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन फ्रायड ने दिया था। हमें पता है ये किससे रिलेटेड है, ज़्यादातर जो हमारी मानसिक और दमित इच्छाएं हैं या मन के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं उससे रिलेटेड रहेगा। व्यवहारवादी उपागम वाटसन के द्वारा दिया गया है, तो ये रहेगा व्यक्तिक अनुदेशन उपागम। इसमें ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन अप्रोच रहेगी। उसमें बच्चे को एक बच्चे पर हम फोकस करते हैं जो ज़्यादातर योग्य होते हैं उसमें। इसमें ज़्यादातर व्यक्तिगत रूप से जो क्या दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं। इसलिए ये जो उपागम रहेगा ये बेस्ट रहेगा किसके लिए, जो अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट है, लुप्त अधिगम संप्रदाय को सर्वप्रथम किसने दिया। इसको क्या साइन थ्योरी भी बोला जाता है, गुप्त अधिगम भी बोला जाता है, लुप्त अधिगम भी बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। ये संप्रदाय किसने दिया था, ये दिया था टॉलमैन ने, एडवर्ड जे टॉलमैन ने। ये आपको याद रखना है। कूट लेविन ने कौन सी दी थी, फील्ड थ्योरी कूट लेविन के द्वारा दी गई है। E.L. थॉर्नडाइक ने अभ्यास का भूले जो हमारा जो सिद्धांत है, त्रुटि का सिद्धांत, ये किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसको SR थ्योरी भी बोला जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और पॉब्लो ने दिया क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो पॉब्लो ने दी है। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक।
जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सभी को अच्छे से याद करना है, कम से कम उनके फाउंडर तो आप याद कर लेना। विलियम जेम्स रहेंगे प्रकार्यवाद के जो फंक्शनलिज्म है उसके जनक। जेबी वॉटसन किससे रिलेटेड रहेंगे? जेबी वॉटसन रहेंगे व्यवहारवाद से रिलेटेड। और व्यवहारवादी कौन कौन से रहेंगे? व्यवहारवादी में आएंगे वॉटसन, स्किनर और वुडवर्थ। विलियम जेम्स और विलियम वुंट रहेंगे इससे संबंधित। विलियम वुंट तो रहेंगे संरचनावाद से संबंधित, और प्रकार्यवाद से रहेंगे विलियम जेम्स संबंधित। और एडवर्ड टॉलमैन हमने अभी पढ़ा था, क्या दिया है? गुप्त अधिगम या लुप्त अधिगम का जो सिद्धांत है वो दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेय का उदाहरण नहीं है? जन्मजात, जन्मजात का मतलब जो हमारे जन्म से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे इन्नेट मोटिव हैं, जो हमारे जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या रहेंगे? जन्मजात रहेंगे। लेकिन पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन ये बाद में दिए जाए, वातावरण से संबंधित रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाए। नेक्स्ट है बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ कर देते हैं? तो जो सेक्सुअल चेंज है वो कौन सी अवस्था में होते हैं बच्चे में? हमें पता है सेक्सुअल चेंज उत्तर बाल्यावस्था में शुरू हो जाते हैं, और किशोर अवस्था कि अर्ली जो हमारी एडोलसेंस है उसमें शुरू हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर जाएगा? वयस्क काल। वयस्क काल कौन सा काल होता है? जब उत्तर बाल्यावस्था समाप्त सॉरी हमारी बाल्यावस्था समाप्त होने वाली होती है और किशोरावस्था शुरू होने वाले जो पीरियड होता है 1-2 साल का, वो होता है हमारा वयस्क काल। ये आपको ध्यान रखना है। तो वयस्क काल में क्या होता है? हमारे सेक्सुअल चेंज होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? क्लासिकल अनुबंधन, सबसे पहले तो ये क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी किसने दी थी? जो क्लासिकल जो अनुबंधन थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है? क्लासिकल अनुबंधन थ्योरी दी गई है स्किनर के द्वारा। सॉरी भाई, स्किनर ने दी है ऑपरेट कंडीशनिंग, और जो क्लासिकल दी जो क्लासिकल दी है वो पावलो ने दी है। तो स्किनर वाली थ्योरी को आर टाइप बोला जाता है, और जो क्लासिकल जो पावलो की थ्योरी है उसको एस टाइप बोला जाता है। इसमें पूछा है कि क्लासिकल अनुबंधन की थ्योरी को हम क्या कहते हैं? इसको एस टाइप बोलते हैं। और जो ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी है जो कि किसकी रहेगी? स्किनर की रहेगी। इनमें जो हमारा कन्फ्यूजन रहता है वो मेन रहता है हिंदी में। आपको इनको इंग्लिश में याद रखना है। जितने भी हमारे अधिगम जितने भी सिद्धांत हैं उनके नाम को आप इंग्लिश में याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। हिंदी में मैं भी कंफ्यूज हो जाती, लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश में याद है। क्लासिकल अनुबंधन इंग्लिश में देखते ही हमें याद आ जाता है कि किसने? पावलो ने दिया था। और ऑपरेट जो कंडीशनिंग है वो किसने दी थी? वो दी थी स्किनर ने, और इनसाइड थ्योरी दी थी कोहलर ने। तो ये आपको सभी को इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में अलग अलग नाम है। तो ये कौन सा रहेगा? एस टाइप का अनुबंध रहेगा, और ऑपरेट कंडीशनर वाला आर टाइप का रहेगा, और एस आर कौन सा रहेगा? थोंडाइक वाला एस आर का रहेगा। नेक्स्ट है परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? तो ये जो पीरियड रहेगा इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्यूरिटी, मैंने बताया इसी जो अवस्था है इसका तो बिल्कुल रट लो, यही ज़्यादा पूछी गई है। मैंने कितने आपको 9 या 10 प्रीवियस ईयर पेपर करवा दिए। किसी भी पेपर में एक या दो पेपर में ही छूटा होगा, नहीं तो इस ज़्यादातर यही जो स्टेज है वो पूछी जाती है। ये इसका जो टाइम पीरियड क्या रहेगा? 6 से 11 वर्ष, और कहीं पे 6 से 12। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है, क्या रहेगा इसका? 6 से 11। पहली रहेगी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, दूसरी रहेगी ऑटोमन वर्सेज सेम एंड डाउट, ये आपको याद रखना है। तीसरी फिर रहेगी पहल पहल बनाम अपराध बोध जिसको बोलते हैं, और चौथी रहेगी हमारी यही इंडस्ट्री वर्सेज इन्फ्यूरिटी। पांचवी रहेगी जो आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन। ये आपको ध्यान रखना, कम से कम आपको 5 या 6 अवस्थाएं याद होनी चाहिए इनकी स्टेजेज एरिक्सन की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। शांतता का इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल है। इसमें कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे लिख देते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस बिल्कुल होता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न उनका मतलब होता है कि हम एक समान जैसे लड़के हैं तो चाहे कहीं पर भी वर्ल्ड में जाओ उनका विकास लड़कों की तरह ही होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल, तो ये स्पेसिफिक टू जर्नल नहीं होता बल्कि जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, उल्टा दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी से नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक बॉक्स जो थ्योरी है वो व्यवहारवाद से रिलेटेड रहेगी। किससे रहेगी? व्यवहारवाद से रिलेटेड रहेगी। स्किनर ने जो एक बॉक्स था उस पे जो काले से वो बने हुए थे तो उसको ब्लैक बॉक्स बोला गया था, तो स्किनर ने प्रयोग किया था ये, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? ब्लैक बॉक्स थ्योरी बोला गया था। जो स्किनर की जो थ्योरी रहेगी तो ये व्यवहारवाद से रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट है संरचनावाद कौन रहेंगे?
जो संरचनावाद से रिलेटेड विलियम वुंट, विलियम जेम्स रहेंगे। संरचनावाद से विलियम वुंट रहेंगे और प्रकार्यवाद से रिलेटेड विलियम जेम्स रहेंगे। और गेस्टाल्टवाद से वर्दिमर, कोहलर, कोफाएव किससे रहेंगे? गेस्टाल्टवाद से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन योग्यता, बिल्कुल समायोजन योग्यता होगा तभी तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा। संवेगात्मक परिपक्वता होगी तभी भी मानसिक अच्छा स्वास्थ्य होगा, आत्मविश्वास होगा। तो लेकिन असहनशीलता इसका क्या नहीं है? इसका लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, कैटल सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी वन किसके लिए बनाई गई है? 8 से 12 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 4 से 8 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, 12 से 15 वर्ष के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों के लिए, या 2 से 4 के। तो ये आपको याद रखना है, कई बार आ जाता है। तो कैटल ने 3 स्केल बताए थे अपनी जो बुद्धि परीक्षण है उसमें, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण में। पहले स्केल में यहाँ पे स्केल 1 ही पूछा है। स्केल 1 में उसने लिए थे 4 से 8 वर्ष के बच्चे। स्केल 2 में उसने लिए थे 8 से 14 वर्ष के बच्चे। और स्केल 3 में उसने लिए थे 14 से अबोव। तो ये आपको याद रखना है। तो 4 से 8 वाले आ जाएंगे स्केल 1 में। और स्केल 2 पूछे तो कितना आ जाएगा? 8 से 12। और ऊपर पूछे तो ये 14 से अबोव। 14 से अबोव वाले किस में आएंगे? स्केल 3 में आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो यहाँ पे क्रिएटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो पूछा हुआ है। स्टेप जो हम क्रिएटिविटी करते समय कौन कौन से स्टेप किए जाते हैं? तो क्रिएटिविटी के जो प्रक्रिया के जो स्टेप होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे पहले तो तैयारी की जाती है। हमें पता है क्या की जाती है? सबसे पहले तैयारी की जाती है। फिर क्या किया जाता है? तैयारी के बाद हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आते हैं, अलग अलग थॉट्स जन्म लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परिपाक। लेकिन यहाँ पे इक्वेशंस, ये आपको इंग्लिश में याद रखने। प्रिपरेशन के बाद इक्वेशन, फिर एकदम से दिमाग की बत्ती जलेगी कि बिल्कुल ये सही थॉट्स है, इससे हमारा काम होगा। तो इंसाइट होगी, मतलब एकदम से दिमाग में आएगा। और फिर वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। तो ये इसके जो स्टेप रहेंगे, तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। और लास्ट में अगर फिर भी आ जाए और आगे आ जाए तो मूल्यांकन भी ऐड कर सकते हैं हम इसमें। तो ये 4 स्टेप तो बिल्कुल आपको याद रखने हैं। इंग्लिश में रखिए प्रिपरेशन, इक्वेशंस, इंसाइट और वेरिफिकेशन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदक्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो ऑपरेट कंडीशनिंग। यहाँ पे आप देखिए, ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। और स्किनर किसके ऊपर बल देते हैं? पुनर्बलन पर बल देते हैं ज़्यादा। तो ये, लेकिन इनसाइट थ्योरी हमें पता ही है, तो सिद्धांत ही हो गया। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। तो पुनर्बलन भी स्किनर से रिलेटेड है। स्वतः पुनर्लव भी रहेगा, जिसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोला जाता है। विलोपन भी। अब इनमें होता क्या है, जो विलोपन है उसमें अगर हम जो प्राकृतिक उद्दीपक देते हैं वह खत्म हो जाए तो अनुबंध भी खत्म हो जाएगा। विलोपन का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ हमें चाहिए, अगर उसकी नीड खत्म हो जाए तो अनुबंध भी खत्म हो जाएगा। अब जैसे पॉवलोव ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते पर। उसने अगर उसमें क्या था, कुत्ते को भूख लगती थी तो उसके मुंह में क्या आ जाती थी? लार आती थी। तो कुत्ते के मुंह में लार नहीं आएगी पैरों के वाचे, अगर उसको भूख नहीं लगी होगी। तो ये होगा, क्या हो जाता है उसमें? विलोपन हो जाता है। फिर उसका किसका वो प्राकृतिक उद्दीपक खत्म हो जाता है तो अनुबंध का भी विलोप हो जाता है। लेकिन जो स्वतः पुनर्लोप है उसमें क्या होता है? स्वतः स्पॉन्टेनियस रिकवरी में अगर हम बहुत दिनों बाद वही प्रतिक्रिया करते हैं तो उसी तरह से रिएक्शन आता है दोबारा से कोई भी काम। जैसे कि मान लीजिए हम पवलो का ही उदाहरण लेते हैं, तो उसमें हमने कुत्ते को बहुत दिन तक खाना नहीं दिया और फिर हमने अचानक से पैरों की आवाज़ की और उसको खाना दिया, तो फिर उसके मुंह में फिर से अचानक से लार आएगी। तो ये क्या है? स्वतः पुनर्बलन है। स्वतः पुनर्बलन, इसमें स्किनर ने पुनर्बलन का प्रयोग किया है। तो स्वतः पुनर्लाभ या फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी कि अपने आप से फिर उसको दोबारा से फिर पुनर्बलन में लगता है उसको। तो ये हमारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी में आएगा। नेक्स्ट है, वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आपको याद भी हो गया होगा। एक दो बार आ गया है प्रीवियस ईयर। सैमुअल क्रिक रहेंगे अधिगम अक्षम शब्द को देने वाले सबसे पहले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? तो आत्मा का विज्ञान किसने माना? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, इन्होंने आत्मा का विज्ञान माना है। लेकिन वुंट ने क्या माना है? चेतना का विज्ञान। ये आपको याद रखना है। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसने माना है? वुंट ने माना है। साइंस ऑफ सोल प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। और मन का विज्ञान पोम्पोनोजी ने माना है।
और जो हमारा बिहेवियरिज्म, जिसको हम व्यवहार का विज्ञान जिसको बोलते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर, वॉटसन के द्वारा, वुडवर्ड और स्किनर, ये क्या रहेंगे हमारे बिहेवियरिज्म से जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूं का यूं रिपीट हो जाता है। टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी रहेगी मनोविज्ञान, वो रहेगी अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, जिसको पैरासाइकोलॉजी बोला जाता है, जिसमें हम पुनर्जन्म की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, भूतों का अध्ययन करते हैं, जैसे पिछले जन्म में तुम क्या थे, ये पुनर्जन्म से संबंधित जो भी आपने यूट्यूब पर भी स्टोरी देखी होंगी कि उसको अपने पुनर्जन्म की बातें याद हैं, तो वो संबंधित रहेंगे, हमारी पैरासाइकोलॉजी से संबंधित रहेंगे। और पैरासाइकोलॉजिस्ट बोला जाता है जिसको पुनर्जन्म का अध्ययन करता है, जो मनोवैज्ञानिक होता है टेलीपैथी का। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की या तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता। तो ये आपको जब भी हाइपोथेसिस या फिर परिकल्पनाएं दिखें तो आप समझ जाना कि कौन सी 4th स्टेज की बात कर रहा था, वो 11 से 15 से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण आदि का अध्ययन करता है। तो आपको पता है चिंतन हम कहाँ पे करते हैं, मन में करते हैं, भाषा स्मृति हमारे मन में होती है, तो ये सब कौन से, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से रिलेटेड रहेंगी। मनोविज्ञान, तो ये मनोविज्ञान भी कौन सी रहेगी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी रहेगी, संज्ञानात्मक। मानवतावादी जो मनोविज्ञान है वो उसका सिद्धांत, उससे संबंधित कौन रहेंगे, मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित रहेंगे जो हमारे अब्राहम मैस्लो, मानवतावादी से रहेंगे संबंधित, कार्ल रोजर्स, ये सब मानवतावादी से संबंधित रहेंगे। और असामान्य मनोविज्ञान अब नॉर्मल साइकोलॉजी में जो है असामान्य बातों का अध्ययन करती है। नैदानिक मनोविज्ञान में किसी भी चीज़ के बारे में उसके कारणों का पता लगाकर, उसके किसी भी चीज़ के कमियों का पता लगाकर फिर उसके ऊपर दोबारा से किसी भी मतलब फील्ड में अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें क्या करें, उस चीज़ की कमियों का पता लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का क्रेचमर द्वारा नहीं दिया, व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया है। तो कौन सा प्रकार रहेगा क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया है, सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय या फिर गोलाकाय। तो इसमें राइट आंसर क्या जाएगा, हमें पता है ये तीनों सेम है, आप वैसे भी आंसर लगा सकते थे। कलात्मक अलग है, तो ये किसने दिया था, स्प्रेंगर ने दिया था। स्प्रेंगर ने कितने 6 टाइप दिए हुए हैं, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, ये सब किसने दिए हैं, ये दिए हैं स्प्रेंगर ने। ये सुडोलकाय, लंबकाय और ये गोलकाय, ये किसने दिए हैं, ये दिए क्रेचमर ने। और एक सैडल ने दिए हैं जिसमें एस्थेनिक, जिसमें उसने एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, वो 3 किसने दिए थे, वो सेल्डन ने दिए थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक हिपोक्रेटस ने भी 3 या 4 टाइप दिए थे कप के आधार पर, जिसमें सलेस्मा रहेगा। तो ये आपको पूरा जो चैप्टर है इनके प्रकार आपको याद करके जाना। नेक्स्ट है जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, प्रायतता, अन्योन्यता का आयु समूह क्या है। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे उसने 2 ही स्टेज दी है नैतिक विकास की, एक हेट्रोनोमी और एक ऑटोनोमी। तो आपको याद रखने हेट्रोनोमी जो पीरियड है वो रहेगा 5 से 8 तक का जो पीरियड हेट्रोनोमी में आएगा, जिसमें बच्चा क्या करता है, जो सोचता है कि जो नियम है, कानून है, वो माता पिता के द्वारा बनाए गए और इनको हम कभी बदल नहीं सकते। और जो आगे का जो पीरियड है ऑटोनोमी है, उसमें क्या करता है, बच्चा समझ जाता है कि जो ये समाज के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है इनको बदला जा सकता है, ये रिजिड नहीं है। तो ये जो उसका टाइम पीरियड रहेगा अब 13 से 18 वर्ष लगभग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है, प्रत्यक्षीकरण, प्रभाविकता, सामयिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगिकता। तो ये जो परसेप्शन अफेक्टिवनेस है वो किस में होता है, किसी भी चीज़ के को देखकर उससे प्रभावित होकर अचानक से अपने विचार व्यक्त करना, वो कभी भी अधिगम अक्षम बालकों का उदाहरण नहीं होता। वो जो हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें ये गुण होता है, या जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है गंभीर मानसिक मध्यता वाले बालकों की बुद्धि, ये तो आप रट लो। जो मानसिक मध्यता वाले जो बच्चे हैं वो तीनों लेवल के आपको याद रखने हैं, तीनों लेवल में पूछे जाते हैं। अगर गंभीर पूछा जाए तो गंभीर आएंगे 20 से 35, और अगर मध्यम पूछा जाए तो 36 से 51, और पूछा जाए मंद बुद्धि मंदता तो 50 से 60। नेक्स्ट है विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है। तो समान लिंगियों जो होमोजीनियस, जो हमारी होमोजीनियस जो मित्रता होती है, मतलब लड़के लड़कियों के साथ, लड़की लड़कियों से मित्रता करते हैं और लड़के लड़कों से मित्रता करते हैं, वो होती है बाल्यावस्था में। और जो हमारा उसमें किशोरावस्था में तो क्या होता है, लड़की लड़कों से करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कौन सा पीरियड रहेगा, 12 से 14, 10 से 12, तो ये रहेगा 10 से 12 का पीरियड।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? जी, मतलब रियलिस्टिक चीज़ों को देखकर नहीं सोचता है बच्चा। अभी सारे चिंतन में बिल्कुल ये तो फैक्ट पे काम ही करता है, फैक्ट को देखकर सोचता है। इसके सोच संकुचित होती है, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ों पर खुलकर नहीं सोच पाता है। सृजनात्मक क्रिएटिव चीज़ें, एक से अधिक विकल्प के बारे में सोचना, आलोचनात्मक चिंतन, रिफ्लेक्टिव, किसी के गुण दोष के बारे में पूर्ण गहन रूप से चिंतन करना। लेकिन ऑटिज्म इसका ध्यान पर नहीं रहेगा, ये एक तरह से विकार रहेगा, ऑटिस्टिक जो थिंकिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान से समर्थक नहीं है? तो मानवतावादी मनोवैज्ञानिक मैंने भी बताया था आपको, मैस्लो, रोजर्स, ऑर्थर कॉम्बैक्स भी रहेंगे, ये आपको ऐड कर लेना है अपने दिमाग में, ये नया नाम है। लेकिन जो फ्राइड रहेंगे वो मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान से संबंधित रहेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फ्राइड जाएगा। नेक्स्ट है, संरचनावाद के प्रवर्तक विलियम वुंड रहेंगे, पहले भी आ गया है। विलियम जेम्स रहेंगे प्रकार्यवाद के, फंक्शनलिज्म के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्कर से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा चक्कर में क्या आती है? आवश्यकता आती है, ड्राइव आते हैं, इंसेंटिव आता है, इंसेंटिव प्रोत्साहन, सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है। फिर दिमाग में अंतर्नोद कि उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, फिर उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। ये क्या रहेंगे? ये रहेंगे तीनों टाइप अभिप्रेरणा के, लेकिन संवेग इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है, भय एवं संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो भय एवं संवेग हमें पता है किससे, पलायन से संबंधित रहेगा। भय होते ही क्या हो जाता है? बच्चा भाग जाता है। तो ये आपको जो जितने भी जो मूल प्रवृत्ति हैं वो आपको 14 के 14 अच्छे से याद होने चाहिए, वहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आई होप आपको ये जो पेपर है क्लियर हो गया होगा। हो सकेगा तो मैं शाम तक जो टीजीटी का 2019 का भी करवा दूंगी, फिर हमारा सिर्फ पीआरटी का 2019 का बच जाएगा। फिर 2018 और 17 लगभग 6 पेपर रह गए हैं, वो 1 या 2 दिन में वीडियो कंप्लीट हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।